लेकिन जिस तरह से निशांत एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उससे साफ साफ नजर आता है कि निशांत इस बार चुनाव लड़ेंगे। बिहार की राजनीति में अगर टॉप लोगों की नाम लिस्ट आती है तो उसमें सम्राट चौधरी का भी नाम एक आता है और वो भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखने वालों का जो एक लिस्ट है यादव बिरादरी में, उसमें सबसे ऊपर नाम अगर किसी का आता है तो वो है रणधीर यादव। वो बिहार में मुख्यमंत्री बने या न बने, उससे पहले उन्होंने वीटो के माध्यम से बिहार में पलायन को रोकने के लिए, बिहार को स्वस्थ रखने के लिए, बिहार को शिक्षित करने के लिए, बिहार को रोजगार वाला प्रदेश बनाने के लिए उन्होंने एक शुरुआत कर दी है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पिछले कुछ दिनों से आपसे साझा नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखाएंगे। ऑफिस का रीइनोवेशन चल रहा है, इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ने में दिक्कत हो रही थी। तो आपने देखा भी होगा कि कई खबरें मैंने की है जिसमें मैंने वॉइस ओवर किया था, और वॉइस ओवर अलग अलग जगहों पे अलग अलग हट करके कुछ दूरी पर जा करके मैं करता था। लेकिन अब ऑफिस का एक शिफ्ट जो है, एक कमरा जो है वो लगभग तैयार हो चुका है, बाकी का काम अभी जारी है। थोड़ा सा उसका झलक मैं दिखा देता हूँ आपको, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूँ कि ये सिलसिला जो है वो 24/7 आपके साथ जुड़े रहने का है। और बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उसकी चर्चा तो हम आपसे करते ही रहेंगे, चाहे माध्यम कोई भी हो, या आपके सामने आकर के करें या फिर परोक्ष रूप में करें। दोनों ही स्थिति में जो बिहार की हकीकत है, जो भीतर से निकल करके आने वाली बातें हैं, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता रहा है, जिसको लेकर के हम लगातार खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ पहुंचाते रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप और कोई साथ दे या न दे, आप जरूर साथ देंगे, क्योंकि कुछ लोगों को अपने पार्टी की तरफ से बातें करनी है, तो कुछ लोगों को अपने जाति की तरफ से बात करनी है। हम बिहार की बात करने आए हैं, और बिहार की बात करने के लिए हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हम बिहारी हैं और बिहार के बेहतरी के लिए जो हम कर सकते हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं। हाल फिलहाल में आप लोगों के आशीर्वाद से अभी वीटो से एक बड़ा अवार्ड मिला, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरे किए गए कार्यों को दुनिया भर के लोगों को जो अच्छा लगा, उन लोगों ने सेलेक्ट करके और मुझे अवार्ड दिया। इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। ये ग्लोबल अवार्ड है, एक्सेलेंसी अवार्ड है, और इस अवार्ड को मिलने के बाद मेरी जिम्मेवारियां और भी बढ़ गई हैं बिहार के प्रति, क्योंकि बिहार में पलायन और कई समस्याएं हैं जिनको लेकर के लगातार ये वीटो काम कर रहा है। इसमें दुनिया भर से जो बिहार से जुड़े हुए लोग हैं या बिहार को चाहने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों ने बिहार में बहुत सारी चीजें की हैं, जिसमें प्राथमिकता के रूप में उन्होंने रखा है पढ़ाई को, उसके बाद दवाई को यानी स्वास्थ्य को, उसके बाद कमाई को। ये 3 सेक्टर उन्होंने रखा है, जिसमें अब तक 10,000 से ऊपर लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जा चुका है। इसके साथ साथ स्कूल के लिए बहुत जल्द आपको स्थल निरीक्षण करके और उसकी भी शुरुआत कर दी जाएगी, और इसके साथ साथ अस्पताल की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है, और वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो वीटो की बात थी, और ये चूंकि मेरा फर्ज भी बन जाता था कि एक कॉज जो है वो सोशल कॉज के चलते, और चुनाव से पहले चिराग पासवान ने इसकी पहल की है। वीटो के अध्यक्ष वही हैं, प्रेसिडेंट वही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार किधर जा रहा है। बिहार को उस जगह पे, ये जो 2025 के चुनाव का मैं टर्निंग पॉइंट बताता हूं कि ये टर्निंग पॉइंट है। यहां से एक पीढ़ी का अंत होगा और दूसरी नई पीढ़ी का आगमन होगा, और ये ऐसा ही होता है। सृष्टि का ये नियम है कि एक जाता है दूसरा आता है। तो इस नियम के तहत अब नेता पुत्रों की एंट्री होने जा रही है आपके बिहार की राजनीति में, और ये कोई 1-2 नहीं है, दर्जनों नेताओं के पुत्र जो हैं वो एंट्री करने जा रहे हैं। और इनकी स्थिति जो है वो ये है कि ये मजबूती के साथ अपने आप का पहचान बना रहे हैं, अपनी स्थिति को मजबूत किए हैं, और ये इन पर ठप्पा नहीं लग रहा है कि ये पिता के कारण आ रहे हैं, बल्कि इन्होंने अपने दम पर अपने आप को स्थापित करने का पूरा व्यवस्था कर लिया है। आज ये युवाओं के बीच में, समाज के बीच में, अपने कार्यों के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, और इनकी एक अलग पहचान बनी है, जिसके चलते कई नेताओं को अपने आइडियोलॉजी में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ सकता है। इस नाम और इस नाम के साथ साथ वो कहां से चुनाव लड़ेंगे और कहां उनकी तैयारी है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। पहले परिवारवाद की बात होती थी, लेकिन परिवारवाद तब होता है जब परिवार पे ही सब कुछ निर्भर हो।
परिवार के पार्टी के सुप्रीमो हों, परिवार के सांसद हों, परिवार के विधायक हों, परिवार के मुखिया हों, परिवार के मुख्यमंत्री हों, परिवार के उप मुख्यमंत्री हों, परिवार से मंत्री हों, ये सभी चीजें जब होने लगती हैं एक परिवार में तो उसको परिवार मत कहा जाता है। लेकिन परिवार का एक आध व्यक्ति जो अगर सक्षम है, अगर डॉक्टर का बेटा पढ़ करके डॉक्टर बन जाता है तो आप उसके लिए तो नहीं बोलते हैं। तो राजनीतिक का, किसी भी राजनीतिज्ञ का अगर पुत्र या पुत्री उसमें क्षमता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो राजनीति में अगर सामाजिक जीवन जीना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो स्वागत करना चाहिए। ऐसी स्थिति में कुछ नाम मेरे पास है। सबसे पहला नाम है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के बारे में आपको पता है कि नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं जिस तरह की उनकी प्रकृति रही है कि नीतीश कुमार जी समाजवादी नेता हैं और नीतीश कुमार जी अक्सर परिवारवाद से दूर रहे हैं। ये पहला ऐसा अवसर है जिसकी अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से निशांत एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं उससे साफ साफ नजर आता है कि निशांत इस बार चुनाव लड़ेंगे और सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री हो चुकी है। कई आपने देखा होगा सरकारी कार्यक्रमों में, उनके क्षेत्र में जो होते हैं उस कार्यक्रम में उनकी हिस्सेदारी भी रहती है और वो जाकर के देखते भी हैं। राजनीतिक बयानबाजियां भी उनकी शुरू हो गई है। वो एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात भी करते हैं और जब भी उनसे पूछा जाता है कि आप राजनीति में कब प्रवेश कर रहे हैं तो मुस्कुरा देते हैं। और मुस्कुराहट का मतलब आप समझते हैं कि मुस्कुराहट का मतलब होता क्या है। मुस्कुराहट के मतलब को आप अच्छी तरह से समझते हैं और समझ के साथ साथ आप इस बात को भी देख सकते हैं कि निशांत की एंट्री हो रही है और जो संभावनाएं हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि हरनौत से उनकी चुनावी यात्रा, उनकी राजनीतिक शुरुआत हो सकती है। कितना होगा ये तो वक्त बताएगा, वक्त के हिसाब से देखेंगे। उसके बाद एक नाम और आता है, एक और समाजवादी नेता है, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत उम्र हो गई है और अब तक उन्होंने, उनके पुत्र से जब हमारी बातचीत हमारे संपादक नमन मिश्रा जी की हो रही थी तो वो बताया कि वो 20 साल से वेट कर रहे हैं कि उनके पिता उनको कहें कि लेट्स प्रोसीड, अब राजनीति में तुम जाओ। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने जब हमारे यहाँ हमारे चैनल पे अपनी बात रखी उसके बाद से उस खबर को उनके पिता ने देखा और उन्होंने कहा कि वास्तव में समाजवाद की एक परिभाषा बदलनी होगी, गढ़नी होगी और उस परिभाषा के साथ प्रशांत की एंट्री होगी। और प्रशांत भी अब चुनाव लड़ने के लिए वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र हैं और वो चुनावी रणनीति की तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो ये दूसरे नेता पुत्र हैं जो लगातार अब चुनाव में या सक्रिय राजनीति में आपको देखने को मिल सकते हैं। डुमरांव में लगातार इनका, चूंकि वो इलाका भी है, उसी क्षेत्र से आते भी हैं, वहां उनकी तैयारियां चल रही हैं। एक नेता पुत्र और हैं, हालांकि अभी तक उनके राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, शकुनी चौधरी के पुत्र हैं। सम्राट चौधरी उनका नाम है। पहले भी मंत्री रह चुके हैं, कम उम्र के मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस दुर्भाग्य में भी बदला। लेकिन इन सबके बावजूद बिहार की राजनीति में अगर टॉप लोगों की नाम लिस्ट आती है तो उसमें सम्राट चौधरी का भी नाम एक आता है और वो भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रवक्ता से इस बार चुनाव लड़ेंगे क्योंकि घोषित या घोषित तौर पे मुख्यमंत्री के एक दावेदार में से वो भी हैं। जितने सर्वे हुए हैं आपने देखा होगा कि उन सर्वे रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का भी एक नाम आता है। ग्राफ भले नीचे हो लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में उन्हें बिहार की जनता और सर्वे एजेंसियां देख रही हैं। एक नाम जो कि बताना जरूरी नहीं था लेकिन बताना इसलिए जरूरी है कि ये तो चुनाव लड़ते ही आ रहे हैं। 2015 लड़े, 2020 लड़े, बिहार में 2-2 बार उप मुख्यमंत्री बने, नेता प्रतिपक्ष बने। इनका नाम है तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के सुपुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं और इनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। ये भी चुनाव लड़ेंगे। इनके लिए बहुत सारा चर्चा करने की जरूरत नहीं, इनको अच्छी तरह से जानते हैं आप और ये ऑलरेडी हैं। एक नाम है रणधीर यादव का। रणधीर यादव का नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनका संबंध लालू परिवार से बहुत पुराना है, रिश्तेदारी है। इनके पिता भी सांसद रह चुके हैं लेकिन सक्रिय राजनीति में इन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है। आज चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखने वालों का जो एक लिस्ट है यादव बिरादरी में, उसमें सबसे ऊपर नाम अगर किसी का आता है तो वो है रणधीर यादव। सुभाष यादव के पुत्र हैं और ये पहचान उनकी नहीं है क्योंकि सुभाष यादव के पुत्र हैं। जब उनका कॉलम भराएगा तो उसमें सुभाष यादव लिखा जाएगा, इसलिए यह जरूरी जानना है कि सुभाष यादव के पुत्र हैं। लेकिन रणधीर यादव ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है और युवाओं में एक अलग तरह का क्रेज बनाया उन्होंने। चाहे वो आरा की रैली हो, राजगीर की रैली हो या फिर छपरा की रैली आप देख लीजिए। छपरा की रैली में उस प्रमंडल में गोपालगंज, सिवान, छपरा, हाजीपुर, इन सभी जगहों से, मुजफ्फरपुर से जितनी संख्या में लोगों को जोड़ करके लाए थे वो देखते ही बना।
अच्छी खासी भीड़, पूरा हुजूम, और बहुत कम समय में उन्होंने चिराग पासवान और उनकी पूरी टीम में अपना एक अलग स्थान बनाया है, जिसमें चिराग पासवान ने उन्हें बहुत करीब से आशीर्वाद दिया है। ये भी एक बड़े कंटेंडर है और अपने दम पर अपनी राजनीति की शुरुआत और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। पहले से भी वो काम करते आ रहे हैं, फतवा से ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो एक सबसे बड़ा नाम है चिराग पासवान। इसकी चर्चा हम करेंगे कहां से लड़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको चर्चा करके देते हैं अरिजीत शाश्वत चौबे की। अरिजीत शाश्वत चौबे अश्विनी चौबे के पुत्र हैं। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये बात अलग है, लेकिन इनका नाम इसलिए चलना शुरू हो गया है कि कल जिस तरह से आपने देखा कि धर्म सांसद बुलाई गई थी, भगवान परशुराम की जयंती समारोह के समापन के अवसर पर बहुत सारे संत महात्मा जुटे थे। इस कार्यक्रम में उनकी सहभागिता थे, इसलिए लोगों ने यह कहना शुरू किया है पिछले 24 घंटे से कि अरिजीत शाश्वत भी कंटेंडर है। लेकिन इनके पीछे एक और लाइन खिंची है, उस लाइन की चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखना शुरू कर दिया है। चर्चाएं शुरू हो गई हैं और पिछले 24 घंटे में जो चर्चाएं शुरू हुई है उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। एक नाम और है अजीत सिंह का। इनको आप जानते होंगे, उपचुनाव में रामगढ़ से लड़े थे, जगतानंद सिंह के पुत्र हैं और सुधाकर सिंह के भाई हैं। उपचुनाव में हार गए हैं और ये परंपरागत सीट हारे हैं, लेकिन इनको टक्कर इनके ही भाई देने वाले हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये भी एक नेता पुत्र है जिनको चुनाव लड़ना है। इसके अलावे राकेश ओझा, इस नाम को भी आपने सुना होगा। पिछले 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर पर खेलने वाले यही राकेश ओझा हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। विश्वेश्वर ओझा के पुत्र हैं, स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा, जिनकी हत्या कर दी गई थी। शाहपुर से 2015 में चुनाव लड़े थे वो। ऐसा लगा था कि वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अपनों ने ही उन्हें चुनाव हरवाया, ऐसा उनका कहना है। और उसके बाद उनकी हत्या हो गई चुनाव खत्म होते तुरंत। तब से राकेश ओझा अपने पिता की विरासत और उनके द्वारा बनाए गए लोग, जिन लोगों ने विश्वेश्वर ओझा पर भरोसा किया था, उनके कार्यशैली से प्रसन्न थे, उनके समाज सेवा से लोग जुड़े हुए थे, वो लोग आज भी राकेश ओझा को चाहते हैं कि वो शाहपुर से चुनाव लड़ें, और इसके लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं। बाई हुक एंड क्रूक वो चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उनकी चाची चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी माता जी को चुनाव लड़वाया था और उन्होंने 40,000 से ज्यादा वोट लाए थे, दूसरे नंबर पर रही थी। तो निश्चित रूप से इस बार भी वो दावा ठोक रहे हैं। कहां से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, किस समीकरण के साथ लड़ेंगे, ये अभी आना बाकी है, लेकिन किसी भी कीमत में राकेश ओझा चुनाव लड़ेंगे। एक नाम है आकाश सिंह की। कई बार पिता के कृपा पात्र रहे हैं, पिता के कृपा पर कई बार सांसद का भी टिकट इनको मिल चुका है, लेकिन चुनाव लड़े और जीते हैं नहीं है। लड़ने की स्थिति जो है इनके पिता ही लड़ते हैं। ये अखिलेश सिंह के पुत्र हैं, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, अभी सांसद हैं। ये भी अपने पुत्र आकाश सिंह को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, इनकी भी तैयारी चल रही है। अब देखना यह होगा कि तरारी से लड़े थे अखिलेश सिंह, तरारी से ही अपने पुत्र को उतारते हैं, जहां इनका टक्कर सुनील पांडे के सुपुत्र से होगी, विशाल प्रशांत से। वो भी अभी वहां से विधायक हैं, उपचुनाव जीत करके आए हैं। तो ये भी लड़ाई बड़ा दिलचस्प होगी। एक नाम तेज प्रताप का है। तेज प्रताप का नाम लेना इसलिए जरूरी है कि तेज प्रताप परिवार और पार्टी दोनों से बेदखल हो गए हैं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के पुत्र हैं, इससे कोई बेदखल उनको नहीं कर सकता है। और ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, महुआ को उन्होंने प्रायोरिटी दी है। महुआ से यदि चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के लिए कठिन समय होगा, और अपने तो लड़ेंगे ही, अपने साथ साथ कई लोगों को लड़ा करके राष्ट्रीय जनता दल का कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा विश्वनाथ यादव है, सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं। बेलागंज में उपचुनाव हार गए थे, ये परंपरागत सीट थी। सुरेंद्र यादव यहां से किसी को टिकने नहीं देते थे, लेकिन इस बार उनके पुत्र वहां से चुनाव हार गए, समीकरण बदल गया था, और ये भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक नाम अभिमन्यु यादव की है। अभी तक विधिवत रूप से कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इनके समर्थक ये कहते हैं कि इस बार का चुनाव वो लड़ेंगे। लड़ना तो 2020 में भी चाहते थे, लेकिन उनका छोड़िए ना, उनके पिता का ही टिकट कट गया। पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव का टिकट ही कट गया, इसलिए कट गया कि वो चुनाव हार गए। अब आगे संभावनाएं छिन्न है। तो अभिमन्यु यादव भी तैयारी कर रहे हैं, किससे लड़ेंगे, किस समीकरण से लड़ेंगे, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन कहा यह जाता है कि कई दलों में इनके पिता इनके लिए काम कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, और अंततः ये चुनाव उनको लड़ाना चाहते हैं। एक नाम जिसकी चर्चा हमने की थी आपको कि रामगढ़ से बड़ा कठिन टक्कर होने वाला है, यहां से अमर दयाल सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं।
अमरदयाल सिंह अजीत सिंह के चचेरे भाई हैं। इनके पिता सच्चिदानंद सिंह जो कि विधायक थे और उनके साथ कहा जाता है कि छल करके जगदानंद सिंह ने उनको टिकट नहीं लेने दिया और कर्पूरी ठाकुर को जो मुख्यमंत्री बनाने में एक अहम भूमिका निभाने वाले सच्चिदानंद सिंह थे, जिनको उस क्षेत्र की जनता अपना देवता मानती थी, सामाजिक कार्यों में बहुत आगे बढ़ करके हाथ निभाते थे, उनसे छल करके कहा जाता है, जैसा कि अमरदयाल सिंह कहते हैं कि मेरे चाचा ने ही मेरे साथ छल किया और उनके परिवार को राजनीति से अलग होना पड़ा। उस सीट पर, रामगढ़ सीट पर वही जीत करके आते थे। 1967 में वो जीत करके आए थे। उसके बाद लगातार उस परिवार का वहां दबदबा रहा है। अब उस सीट को, अपने पिता की छीनी हुई सीट को अमरदयाल सिंह छीनना चाहते हैं अपने ही भाई से। अजीत सिंह ऐसे भी हार गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का वो जीता हुआ सीट है, लेकिन अमरदयाल सिंह है भारतीय जनता पार्टी में। ये एक बड़ा असमंजस से पेच फंसा हुआ है, लेकिन वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। देखना होगा किस समीकरण के साथ चुनाव लड़ते हैं। सबसे अंत में मैं बताता हूं कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने कई बार रिपीट कर दिया है कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे। बिहार में कहां से चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने तो ये भी कह दिया है, उनके पार्टी के जो बिहार के कर्ता धर्ता हैं, सांसद हैं जमुई के, उन्हीं के विरासत पे वो सांसद हैं, वहां उनके जीजा भी लगते हैं, पार्टी के संगठन को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि वो जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो चिराग पासवान जनरल सीट से कहां से चुनाव लड़ेंगे? हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान यदि चुनाव लड़ते हैं तो पटना के आसपास के किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य सीधे कहां है? आपको पता है कि उनका लक्ष्य है बिहार में मुख्यमंत्री बनकर के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को लाना। हमने शुरू में आपको बताया कि बीटो के माध्यम से उन्होंने एक शुरुआत की है। वो बिहार में मुख्यमंत्री बने या ना बने, उससे पहले उन्होंने बीटो के माध्यम से बिहार में पलायन को रोकने के लिए, बिहार को स्वस्थ रखने के लिए, बिहार को शिक्षित करने के लिए, बिहार को रोजगार वाला प्रदेश बनाने के लिए उन्होंने एक शुरुआत कर दी है। 2 दिन पहले ही हमने आपको बताया था किस तरह से एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आए हुए थे और उन्होंने बिहार में इन्वेस्ट करने की बात भी कही है। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान पटना के ही आसपास किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसमें प्रायोरिटी में पालीगंज भी है, प्रायोरिटी में उनका पटना की सीट भी है, जिसमें बांकीपुर भी है, इसके अलावा और भी दानापुर की सीट है। ये किसी भी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं या शाहाबाद के तरफ मूव कर सकते हैं, जहां 22 में से 20 सीटें एनडीए हार जाती है और एक चिराग पासवान के जाने के बाद जो 10 के आसपास ऐसी सीटें हैं जिस पर वो चुनाव लड़ने का के लिए उंगली रख चुके हैं, उन सभी सीटों पर प्रभाव पड़ेगा और पूरा गेम ही चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे में ये नेता पुत्र, जिसमें सिर्फ सम्राट चौधरी, निशान, प्रशांत या चिराग पासवान ही नहीं है, बल्कि दर्जन भर ऐसे नेता हैं, नेता पुत्र हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके लिए सीटें भी लगभग क्लियर हो चुकी हैं। बस उसकी घोषणा मात्र बाकी है। दूसरी लिस्ट में लेकर के आऊंगा कुछ ऐसे युवाओं की जो लगातार बिहार की राजनीति में अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं, सामने रख रहे हैं, समाज सेवा में लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वो किसी के कृपा पात्र नहीं है, बल्कि अपने दम पर अपना एक नाम खड़ा किया है। ऐसे युवाओं की मैं चर्चा करूंगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस विश्लेषण के साथ साथ आप और भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ नाम आपके पास हो तो जरूर बताइएगा। अगली एपिसोड में हम उसको शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।